आइए हम लोग अब आज बजट पढ़ते हैं। कल हम लोग कुछ टर्म सीखे, आज बजट। बजट क्या है बता सकते हैं आप लोग? बजट क्या है बता सकते हैं? ये तो फ्रांसीसी शब्द। हाँ, चलिए अभी हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, एक तो हेडिंग बन गई है। बजट वास्तव में कल हम लोग देखे कि जो सरकार राजकोषीय नीति बनाती है उसका ये प्रैक्टिकल है। बनाती अपने मन में लोगों के ग्रुप से तैयार कर ली, अपनी नीतियों के माध्यम से वित्त मंत्री ने तैयार कर लिया राजकोषीय नीति। लेकिन ये जैसे ही बजट दिखाई यानी राजकोषीय नीति क्या हो गई, सामने प्रेजेंट हो गई। देखिए यही हमारी राजकोषीय नीति प्रेजेंट हो गई ना, यही बजट है। तो बजट राजकोषीय नीति ही का ही हर साल प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। समझ में आया? बजट में होता क्या है देखिए, इसमें दो ही चीजें होती, ध्यान समझिएगा। सार्वजनिक आय यानी पब्लिक इनकम, आय और संपत्ति में अंतर समझ गए आप लोग ना? का आपके पास जो 10 बीघा खेत है गांव में और मकान उकान है, वो आय है? और वहां जो किराया मिल रहा है रूम का, वो इनकम, वो इनकम है, वो आय है। खेत से जो धान हो रहा है वो आय है। और खेत बंजर है तब हाँ, तो संपत्ति और आय में अंतर है। संपत्ति स्थिर होती है, आय एक प्रवाह है, फ्लो है, फ्लो है। ये हर हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। आप कितना इनकम करेंगे कोई फिक्स? तो पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय, ध्यान समझिए, और सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय। यही दो पॉइंट इसमें शामिल रहते हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। किसमें? बजट में। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय को अभी पढ़ाएंगे। लेकिन आप एक पॉइंट जानिए, वास्तव में आप जब भी बजट देखेंगे, कभी भी आप देखिएगा तो बजट में, ये तो हम डिटेल में बताएंगे, अभी बताएंगे, पूरा चार्ट तैयार करेंगे। लेकिन बजट में आप देखेंगे जब भी प्रस्तुत होता है, प्रेजेंट होता है, सबसे पहले बजट प्रस्तुति का डेट भी डिसाइड होता होगा। कौन करता है डेट? कौन डिसाइड करता है? डंडा कहाँ है? राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगे, वित्त मंत्री। राष्ट्रपति बुलाता है, अभिभाषण करेगा राष्ट्रपति बजट को। तो राष्ट्रपति मेन होता है, राष्ट्रपति डेट डिसाइड करता है। बिना सबको लेटर राष्ट्रपति भेजता, अपने मनवा चले जाएंगे का झोला उठा के सांसद सब कि आ गया बजट चल रहा, चल देते हैं। हाँ, तो ध्यान समझिएगा, ये जो बजट है इसमें कितने वर्ष का विवरण होता है? तो बजट में कुल 3 वर्ष का एस्टिमेट रहता है। कितने वर्ष का? 3 ईयर का एस्टिमेट होता है। पता है? और तीनों का नाम क्या रहता है? एक रहता है जो पिछला वर्ष है, यानी प्रीवियस ईयर। हाँ, पिछले पिछले वर्ष का वास्तविक अनुमान रहता है, रियल एस्टिमेट। दूसरा रहता है
वर्तमान वर्ष का जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है का अस्थाई आकलन। अस्थाई मतलब टेम्परोरी, इसमें संशोधन भी किया जाता है। आंकड़े आकलन, इसे संशोधित अनुमान भी कहते हैं क्योंकि इसमें संशोधन होता है ना। इसे क्या बोलते हैं? संशोधित अनुमान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें संशोधन होता है। और तीसरा है हमारा आगामी वर्ष के, आगामी यानी नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष का बजटीय अनुमान, बजटरी एस्टिमेट या बजटीय अनुमान, बजटीय अनुमान। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? अब आइए देखिए हम समझा रहे हैं। शांति को आ जाए, समझिए सबको आ गया? सब अभी समझा रहे हैं? अच्छा आपको आ जाए, अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। आइए, हाँ संशोधन मतलब उसमें जैसे कि इस साल हम मतलब आपको दिए थे 1000 रुपये खर्च चलाने के लिए, उसमें अमेंडमेंट कर दे रहे हैं, 1100 देंगे, सुधार कर दिए, रिफॉर्म कर दिए, यानी अमेंडमेंट कुछ कर दिए, वही है संशोधन। देखिए समझिए, अगर मान लीजिए ये 2022 में अगर बजट आया होगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो कल से शुरू है, परसों से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू है ना? हाँ, और क्या? अब सुनिए पहले, 1 अप्रैल मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। गलती से 31 मार्च से 1 अप्रैल मत लिख दीजिएगा। हाँ, वही भी लोग सोचे कहीं उल्टा लिख दिए हम ना। अभी हम समझा रहे हैं। देखिए ये तो हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष। ये क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष। ये वित्तीय वर्ष है। ये अगर 2022-23 में बजट आया होगा तो बजट कब आता है? पहले तो फरवरी के लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में आता था, लेकिन 2011 या 11 से ये आने लगा 1 फरवरी को, फरवरी के पहले दिन। संडे पड़ गया था, हाँ संडे। उन लोग कौन ऑफिस की छुट्टी होती थी, नवा पर छुट्टी है। फिर तो बजट मतलब अगर मान लीजिए 3 ही सत्र चलाते हैं लोग, सेशन संसद का, पार्लियामेंट का, बीचों में तो छुट्टी है ना रोज रोज। तो 2022 और 23 का जो बजट आएगा 2022 में कब आएगा? फरवरी में आएगा ना। फरवरी कब? 1 फरवरी को आएगा ना। आइए हम डिटेल में समझाएंगे अभी, और आपसे पूछेंगे भी उदाहरण के तौर पे। आप ही बताइए, 1 फरवरी 2023 को बजट 22 में आया, कब आया? 1 फरवरी 2022 को आया। लेकिन बजट का नाम क्या है? बजट का नाम है 2022-23। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो बजट आ रहा है ना, वो रियल में है क्या? हम समझा दे रहे हैं अभी। ये जो 22-23 जो लिखा है, वो 1 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा कान खोल के, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म हो, 23 को, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो ये आगामी वर्ष है कि नहीं? देखिए आप देख लीजिए, जो चल रहा है वो नहीं है नेक्स्ट ईयर, फाइनेंशियल नेक्स्ट ईयर। यहाँ नेक्स्ट ईयर का मतलब, आगामी वर्ष का मतलब
वित्तीय आगामी वर्ष। जैसे फरवरी में आया, अभी 2 महीना पहले आया ना, तो वास्तव में वो कौन सा वित्तीय वर्ष था? पिछला वाला था। नया वित्तीय वर्ष कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से ना, 1 अप्रैल से होगा ना। तो 1 अप्रैल कब से शुरू होगा? यहां देखिए, 1 अप्रैल 2022 से इसमें फरवरी में आया, मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल से नया साल इनका शुरू हो जाएगा। अभी नवरात्र शुरू हुआ तो हिंदू नववर्ष, मार यूट्यूब व्हाट्सएप पे आ रहा हिंदू नववर्ष की बधाई। तो हिंदू नववर्ष तो नवरात्र से शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। फरवरी में जब बजट आया तो क्या साल शुरू हो गया था? शुरू कब होगा? 1 अप्रैल से। क्लियर? 1 अप्रैल 2022, 2 महीने बाद होगा। अभी 1 फरवरी को आया बजट, पूरा फरवरी पूरा मार्च, शुरू होगा 1 अप्रैल। ये जो बजट फरवरी में आया है ना, उसमें 1 अप्रैल 2022 का से लेके 31 मार्च 2023 तक का अनुमान रहता है कि इतना पैसा आएगा। अभी आया 1 रुपए नहीं। फरवरी में कैसे पता चला? आ गया, अनुमान है खाली, पिछले अनुभव के आधार पे, पिछले जितनी रिकवरी हुई है, जितना पैसा मिला है, उसके आधार पे एक अनुमान है ना, एस्टिमेट है ना कि आएगा पैसा। फरवरी में आ रहा है, अभी सोचिए, और अप्रैल का बजट बना रहे हैं, मतलब अभी आएगा और खर्च होगा। तो ये आगामी वर्ष का, कब का? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का ये बजट है। पैसा आता रहेगा, खर्च होता रहेगा। लेकिन ये तो इस कैटेगरी में आ गया, अभी समझिए, इस कैटेगरी में आ गया। लेकिन 1 फरवरी को जब बजट ले आए थे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, पिछली बार भी तो बजट आया होगा, वो भी तो अभी लपेट के चला होगा। उसका नाम क्या रखे होंगे? 2021-22 बजट का नाम रखे होंगे। जब इस बजट का नाम 2022-23 है तो उसका नाम क्या रखे होंगे? 21-22 रखे होंगे ना। तो 31 मार्च तक तो रहबे करेगा ना वो। ये तो ठीक है, 1 अप्रैल 22 से 23 तक था, तो वो रहेगा 31, मतलब 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक तो रहा होगा ना। लेकिन हम बिचवा में लप से बजट लिया दिए, पूरा होने के बाद तो नहीं ना लिया है, फरवरिया में ले आ दिए ना, अभी चल ही रहा है 22 ना। हाँ, तो 2 महीने बचा है ना। तो ये लोग 2 महीने करते क्या है कि पिछले बजट में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। इस नए वाले बजट में कहते हैं पिछला बजट में जो पैसा आया गया उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, और हम ये भी इसमें शामिल कर ले रहे, ये योजना भी शामिल कर ले रहे, या इतना पैसा इसमें बढ़ा दे रहे इस योजना में। तो क्या हो जाता है? संशोधित अनुमान हो जाता है कि नहीं? मॉडिफाई हो गया ना, हो गया ना। तो वास्तव में ये देखिए, जो साल चल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, जो साल चल रहा है 21-22 ही चल रहा है ना अभी तक। 1 फरवरी 2022 को याद करिए, 21-22 चल रहा है ना अभी वित्तीय वर्ष। तो ये वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, कौन सा? 21 और 22, उसमें संशोधित अनुमान करते हैं, 2-3 महीने का संशोधन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, समस्या यही है कि खत्म होने के बाद नहीं ले आते हैं सब। अभी पिछला बजट चल रहा होता है तब बीच में ले आते, तब बीच में आ जाता है। और सुनिए, इसके पीछे का जो रहा होगा, क्योंकि जब ये वाला बजट आया होगा तो ये झुराया रहा होगा, 20-21 वाला फंसा रहा होगा, 2 महीना अटका रहा होगा, जिसे इसमें अटका है। लेकिन अब तो वो कंप्लीट हो गया ना। अब जब आ रहा है 22-23 का, तो इसमें इस समय तो 2 महीने फंसा था, लेकिन इसके समय में ये वाला 1 साल पीछे वाला
2020-21 वाला, ये तो कंप्लीट हो गया ना, तो इसका रियल अनुमान निकल के आ जाएगा। मतलब कितना पैसा मिला था और कितना खर्च हुआ है, पूरा आंकड़ा आपके सामने है। मतलब आपसे पूछा जाए 2 साल पहले आपके मम्मी पापा कितना दिए थे और कितना खर्च हुआ, तो आप सही से बता देंगे ना, बता देंगे ना। लेकिन ये जो महीना चल रहा है, हो सकता है इस महीने में, हो सकता है अभी आधा महीना बीता है, 15 दिन अभी बचा है, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए घर से, तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा हम संशोधन कर लेंगे। और अगले महीने की कोई गारंटी है? बस ये है कि कितना मिलेगा, कितना खर्च होगा, एक अनुमान बना के बैठे हैं। ये तीसरा वाला है। तो 3 साल का बजट रहता है। अभी हम समझाएंगे, फिर अभी नहीं आया होगा। जो साल बजट आता है जिस साल ना, उसका नाम हो जाता है 22-23, जैसे उस साल आया 22 में। लेकिन वो शुरू कब से होगा बजट? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। लेकिन उस बजट में जो बीच में ये 21-22 का बजट था, वो बीच में ही प्रस्तुत कर दिए हैं, तो इसलिए उसको संशोधित भी करने की छूट इनकी रहती है, चाहे तो करें या ना करें, या छोड़ दें कि ये जो पिछला बजट है उसी से चलेगा, हमसे लेना देना क्या। लेकिन जनरली कर देते हैं, नहीं तो कहेंगे सरकार एकदम निष्क्रिय है, कुछ कर ही नहीं रही है। तो पिछले बजट का जो 2 महीने बचा है, फरवरी और मार्च वाला, उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। ठीक, तो वर्तमान वर्ष चल ही रहा है ना, प्रेजेंट ईयर चल ही रहा है ना। फरवरी में जब बजट आया तो प्रेजेंट ईयर चल रहा है कि नहीं? तो जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है 21-22 खत्म नहीं हुआ, 31 मार्च को खत्म होगा। अभी नहीं समझ में आया? तो वो हाँ, और उसके 1 साल पीछे जब जाएंगे तो रियल में अनुमान कितना आया था, कितना खर्च हुआ, बता देंगे। अब उसमें क्या संशोधन हो, तो खत्म हो गया, समय बीत गया। उसके बीते 1 साल हो गए, 10 महीने ज्यादा हो गए, 18 महीने मतलब ज्यादा हो गए, बीते 1 साल हो गए। 21 वाला खत्म हुए, 31 मार्च 21 को खत्म हुआ था, अभी 1 फरवरी 22 में आया। समझ में आया कि नहीं? आइए एक उदाहरण और लेते हैं। तो देखिए 3 साल का होता है पिछले वर्ष का वास्तविक अनुमान, बात नहीं, पिछले वर्ष का वास्तविक अनुमान हमेशा बजट में तीनों रहता है। वर्तमान वर्ष का अस्थायी आंकड़े, टेम्पोररी एस्टिमेट 2 महीने वाला, और ये आगे नेक्स्ट ईयर जो आगे आएगा, ये प्रीवियस ईयर था, ये नेक्स्ट ईयर यानी आगामी वर्ष का बजट, आने वाले समय साल का वित्तीय वर्ष का बजट। और हमारा निगाह रियल में किस पे रहता है? न इस पे रहता है न इस पे रहता है, इस पे ही रहता है, और इसी को हम बजट समझ बैठते हैं। तो सही बात है, यही बजट है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उससे 1 दिन पहले क्या प्रस्तुत होता है? आर्थिक समीक्षा, पिछले साल की समीक्षा, कितना आया गया, खर्च हुआ, इकोनॉमिक सर्वे है ना। हाँ फिक्स है, बजट से 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है, आर्थिक समीक्षा हमेशा, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, आया तो था। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है, बजट प्रस्तुत होता है। क्या एक्शन? देखिए बजट जब प्रस्तुत करते हैं तो उस दिन बहस वहस नहीं होती है, बजट आपको दे दी जाती है, आप जाइए उसको बात करिए, क्योंकि पूरा दिन भर पहले तो बजट प्रस्तुत करने से पहले खूब विधिवत वित्त मंत्री भाषण देते हैं। पूरी प्रोसेस हम समझाएंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे ना, वहाँ डिटेल में बताएंगे। पहले वित्त मंत्री आएंगी, उस पर पूरा समझाएंगी, बताएंगी, पूरी ब्यौरा देंगी, घंटे 2 घंटे भाषण, 3 घंटे चलता है। पूरा बताने के बाद बजट प्रस्तुत होगा, सब लोग देखेंगे, लेकिन उस दिन बहस नहीं होती। और आपको बता दें, बजट जो है ये धन विधेयक है, मनी बिल है, इसीलिए ये प्रस्तुत कहाँ होता है? सबसे पहले लोकसभा। और लोकसभा में जब संविधान पढ़ेंगे तो डिटेल में जान जाएंगे, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। और इस पे राज्यसभा को ज्यादा अथॉरिटी है, देख सकता है, सुन सकता है, वापस कर सकता है, विचार कर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अधिकतम 14 दिन तक। पूरी मोनोपोली किसकी है? लोकसभा। तो हर हाल में यानी एक इस तरह का सिस्टम बना है। आप विचार करिए, पैसा चाहिए किसको खर्च करने के लिए? सरकार को।
सरकार बनती किससे है? लोकसभा में जिसका बहुमत है, राज्यसभा से लेना देना नहीं है। लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी है उसका लीडर प्रधानमंत्री बनता है और वो सरकार बनाता है, उसी से मंत्री पद। तो लोकसभा में जिसका बहुमत है, मेजॉरिटी है, वही उसी पार्टी की सरकार होती है। और सरकार को ही पैसा चाहिए, तो कोई पैसा लेने में कोई समस्या या अड़चन ना आए, इसलिए पूरी अथॉरिटी किसको दे दिए हैं लोग? लोकसभा। यानी हम ही चलाएंगे, हम ही पैसा लेंगे, हम ही निकालेंगे, राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो बजट पे पूरा अधिकार सरकार का ही है कि नहीं? वहां डिटेल में हम बताएंगे कि और भी चीजें हैं। देखिए, ये भले पारित हो गया लेकिन पैसा निकल नहीं पाता अभी विनियोग बिल आएगा, बहुत से बिल आते हैं। तो विनियोग विधेयक जब आता है ना, तभी लोग पैसा निकाल पाते हैं, नहीं 1 रुपया नहीं निकाल पाएंगे। तो विनियोग विधेयक आता है, वहां हम बताएंगे। तब तक 3-4 महीने बीत चुके होते हैं, तो पैसा कैसे निकलेगा? मई का महीना आ गया, अप्रैल का खर्च कैसे चलेगा? इसमें अप्रैल चल रहा है, कैसे खर्च होगा? तो उसके लिए हम बताएंगे बीच में और भी बिल हैं टेम्पोररी, वो प्रस्तुत होते हैं, पैसा निकाल लिया जाता है। जैसे आपको अचानक पैसा चाहिए तो कौन सा बिल आएगा, वो हम वहाँ पे बताएंगे, यहाँ हम नहीं छेड़ना चाहते। तो बस इतना ध्यान रखिए कि बजट में 3 साल का अनुमान रहता है, पिछले वर्ष का वास्तविक अनुमान रहता है, रियल एस्टिमेट रहता है, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं। जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, फरवरी में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अभी 31 मार्च तक है ना प्रेजेंट ईयर, वित्तीय वर्ष, उसका अस्थायी आंकड़े ले आते हैं, यानी उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं। संशोधित अनुमान भी इसको बोल दिया जाता है ना, अमेंडमेंट एस्टिमेट, क्या बोलते हैं? वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, ये भी इसका नाम है, ध्यान रखिए। और तीसरा है आपका आगामी वर्ष का बजटीय अनुमान, और इसी पे हमारा निगाह रहता है कि नहीं? पूरी फोकस तो इसी पे रहती है कि क्या आ रहा है बजट में, इसी पे हमारा फोकस रहता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस साल का जो बजट आया उस पे बहस करते हैं कि कैसे रहा होगा। देखिए, 1 फरवरी, ध्यान दीजिए, 2025 को बजट प्रस्तुत हुआ। बजट का नाम क्या था? 2025-26। ध्यान से देखिएगा, का बजट है, क्या है? का बजट, ये नाम है। लेकिन इस बजट में कितने साल का ब्यौरा रहा होगा? 3 साल। वही ब्यौरा आप ही सोच के बताइए। ये तो वास्तविक अनुमान कोई रहा होगा, ये और अगले वर्ष का। आप बताइए, फरवरी में आ रहा है, 25 में आ रहा है, तो पिछला बजट तो अभी अटका है ना। 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का बजट तो अभी रुका है, पिछले साल वाला अभी खत्म कहाँ हुआ पैसा, तब तक बजट बीच में आ गया, है ना। तो ये जो पैसा बचा हुआ है 2024-25 वाला, ध्यान करिए, वो इसमें आएगा दूसरे नंबर पे। और जो 25-26 का जो बजट हम बोलेंगे वो अभी चल रहा है ना, फरवरिया है ना, कहाँ दिमाग है? अब न 3 अप्रैल आया, 4 अप्रैल, हम फरवरी में प्रस्तुत किए तब की बात कर रहे हैं। फरवरी में प्रस्तुत किए, जब प्रस्तुत हुआ तब की बात हुई। उस बजट में क्या क्या रहा होगा अब देख लीजिएगा, जो हम बताए हैं वही होगा। 25-26 का ईयर शुरू होगा, लेकिन ये कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल। तो ये चल रहा है अब 2025 से कब तक रहेगा? 31 मार्च 2026। तो ये वाला बात, ये वाली पॉइंट कहाँ लिखी होगी? तीसरे वाले में, यानी आगामी। देखिए, रियल में आगामी वर्ष है, फरवरी में आया ना, ध्यान रखिए 25 में, तो इसके लिए ये साल क्या है? नेक्स्ट ईयर है, अगला साल है, फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए ये क्या है? अगला साल है। तो इसीलिए बोलते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी आगामी वर्ष का।
है ना, आगामी वर्ष का बजटीय अनुमान। तो ये बजटीय अनुमान आगामी वर्ष का है, ये इसमें क्या रहेगा, 2025 और 26 का अनुमान रहेगा, जो अभी शुरू होगा, 3 दिन हुआ शुरू हुआ ना, ये प्रस्तुत तो पहले ही हो गया था, फरवरी में ही। तो ये जो 2 महीने बचा था उसमें भी हो सकता है लोग कुछ मॉडिफाई किए हो, संशोधित किए हो, तो वो हो जाएगा आपका 2024-25 का अटका हुआ अभी ना, देखिए 24-25 अभी मार्च चल रहा है, अभी 25 का अटका है, ये बजट आ गया फरवरी में। तो 2024-25 का संशोधित अनुमान या अस्थायी आंकड़े, क्या बोलेंगे, अस्थायी आंकड़े या संशोधित अनुमान, इसमें संशोधन करेंगे। समझ में आ रहा है। और इसके पीछे जब चलेंगे तो देखिए, जब ये प्रस्तुत कर रहे थे ये तो अटका था, लेकिन इसके पीछे वाला तो खत्म हो गया, उसके खत्म हुए 10 महीने बीत चुके हैं। वो खत्म हुआ था 31 मार्च 2000, इसके पीछे वाला बजट देखिए, बजट का नाम ऐसे रहता है, 24-25 है, 25-26, इसके पीछे वाला रहा होगा 2023-24। तो ये खत्म कब हुआ, 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ। तो अब तक तो जब फरवरी में प्रस्तुत कर रहे हैं 25 में, तो अब तो खत्म हो गया ना, देखिए ये तो खत्म हो गया ना, तो इसका रियल आंकड़ा निकल जाएगा कि नहीं, अब जो खर्च करना था खर्च हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पिछले वर्ष का या विगत वर्ष का, लीजिए और शुद्ध हिंदी, प्रीवियस ईयर, टेक नहीं लगाएंगे गाल पे, विगत वर्ष का वास्तविक अनुमान, रियल एस्टिमेट, है ना। तो ये 21 साल का रहेगा, 2023-24। तो देखिए 3 साल का बजट होगा, पन्ना पलट के देख लीजिएगा, जो बजट आया है, पढ़ना तो है, एग्जाम देना ही है। 2023 का बजट होगा, उसमें 2024-25 का संशोधित अनुमान होगा, और 25-26 का भी होगा, जिसपे हमारी निगाह होगी। और याद करिए ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 26 में होगा ना, लेकिन अभी 26 आएगा ना, फरवरी में फिर बजट आ जाएगा, तो फिर 2 महीना ये अटका रहेगा, तो उस बजट में ये क्या हो जाएगा, संशोधित अनुमान हो जाएगा, और ये जो संशोधित था वो वास्तविक हो जाएगा। ऐसे ही 1-1 साल। समझ में आया, शांति आ गया, सही से बताना। हाँ, कल 26 वाले बजट का पूछ लेंगे, अभी आने वाला है, तुम्ही को तैयार करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम लोग बजट पे पढ़ने अपने, है समझ, लेट शुरू हुआ था, बस 10 मिनट और धैर्य रखिए। बजट में बताए कि सार्वजनिक आय रहता है और सार्वजनिक व्यय रहता है, यानी पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर। लेकिन जो सार्वजनिक आय उसको बोलते हैं सरकार के पास जिस भी तरीके से पूरा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो सार्वजनिक इनकम। और आप ध्यान करेंगे सरकार के पास कैसे कैसे पैसा आता है। देखिए एक तरीका है, हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। एक तरीका है टैक्स लेती है कर, शुल्क भी लेती है। पांडेपुर चौराहे पे सामुदायिक शौचालय है, शुल्क लेती है, सरकार के पास चला जाता है। बैंक में जाएंगे शुल्क लेती है, रेलवे यात्रा करते हैं, टिकट स्टाम्प खरीदते हैं, डाक टिकट खरीदते हैं, लेती है। और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, शुल्क लेती है। सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, इनकी इंडस्ट्री भी है अपनी, मेमोरी खोलिए पहले, सरकार की भी इंडस्ट्री है, उसका भी इनकम होता है, उस पर भी लाभ होता होगा और लाभांश आते हैं, बेनिफिट। तो सब किसका हुआ, सरकार का ना।
आपको तो सैलरी बस देगी ना, जो एक्स्ट्रा बचा हो तो उसी का हुआ ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सरकार के पास, अच्छा उससे पेट नहीं भरा तब, पेटो तो भरना चाहिए, तब उधार लेगा, आपसे लेगा, हाँ आरबीआई से लेगा, यानी अपने देश के अंदर लेगा, घरेलू ऋण बोलेंगे इसको, डोमेस्टिक डेट। लेकिन अगर वो चला गया आईएमएफ से लेने, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से लेने, या फिर अमेरिका अपने तरफ से दे दे, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ नहीं दिया, रूस अपने तरफ से दे दिया, रसिया, तो विदेशी सरकार भी ऋण देती है, अनुदान भी कर देते हैं लोग। कोरोना काल में हम पढ़ रहे थे पेपर में, 100 वेंटिलेटर अमेरिका भेजा था। तो अनुदान, देखिए ये अनुदान वहां से पा रहे हैं, उनके लिए ही गरीब है, और ये बार कुप्पा हुए फूल के ही नेपाल को दे रहे हैं, नेपाल को उधार दे रहे हैं। मतलब सब एक दूसरे को, मतलब उधार नहीं, अनुदान फ्री में, सब ऐसे सहायता दे रहे हैं। वो इनको दे रहे हैं सहायता, ही उनको दे रहे हैं। मतलब अब बताइए, वो अमेरिका को सोचना चाहिए ना कि तो खुद दे रहा है तो हम काहे दें। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, मिल रहा है पैसा। सर भारत भी ऋण देता है जरूरत पड़ने पे लोगों को। अरे भाई जैसे ये लेता है दूसरे देशों से तो देता भी तो होगा, और ऋण देता है। हाँ, नेपाल को दे देता है, तो ऋण जब देता है तो कितना ब्याज दर रखता है पता है? 0.1%। एक साल में अगर 1 लाख रुपया है तो 0.1% का मतलब कितना हुआ? 100 रुपया। 1 लाख रुपया पे 100 रुपया ब्याज मिला नहीं। 1 लाख में कितने जीरो हैं? 5 ठो। तो 0.1 का मतलब 1% अगर रहता तब 1000 रहता, 10 रुपया 1 मिनट। हाँ 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। सोचिए 1 लाख पे 1 साल का 100 रुपया ब्याज ले रहा है। कहाँ ब्याज ले रहा है? उससे ज्यादा तो मुद्रा स्फीति बढ़ जा रही है, वैसे वैसे ही महंगाई हो जा रही है। मतलब कर्जे दे रहा है, एक तरह से उधारे दे रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये सरकार की ढेर सारी इनकम है, इनकम लेने का तरीका भी है ना। लेकिन ये इनकम जोड़ेंगे किसमें? तो सरकार का जितना इनकम है वो सार्वजनिक आय में रखा जाता है, और जितना खर्च करता है वो सार्वजनिक व्यय में रखा जाता है। तो इसकी जितने भी सार्वजनिक आय हैं वो अगर देखेंगे तो 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक है कि हो सकता है कि जो इनकम हो रही है उसके बदले इसे कुछ देना न पड़े, मतलब जो पैसा आ रहा है हम आपको चुकाने के लिए, वापस करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे टैक्स आया तो क्या टैक्स आपको देगा? नहीं। फीस जो लिया किसी भी चीज का, वापस लौटाने के लिए जिम्मेदार है वो? रिस्पॉन्सिबल है? लाइबल है? नहीं है। कौन? गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन उधार आपसे लिया है तब, हाँ देखो उधार के लिए तुरंत चढ़ बैठ जा रहा है। तो इस तरीके से उसके पास 2 तरीके की इनकम होती है, यानी जो राजस्व आय है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। अरे सार्वजनिक आय 2 भागों में, एक राजस्व आय रेवेन्यू इनकम, और दूसरा पूंजीगत आय। ये वह आय है जिसको लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल नहीं है, उसकी कोई देयता नहीं होती, इस पे सरकार की कोई देयता नहीं है, सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई देयता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे टैक्स है, शुल्क है, फीस लिया, पढ़ना पढ़िए नहीं जाइए, एडमिशन ले लिया, टिकट ले लिए, यात्रा करिए, समय से नहीं करेंगे वापस कर दीजिए। हाँ कुछ काट के वापस कर लेगा, लेकिन
दे देता है। लेकिन यात्रा जब शुरू कर दिए तो आधा यात्रा करिए पूरा यात्रा करिए तो ले ही लेगा, ये थोड़ी कि आधा घूमे आधा उतर के पैसा लेंगे। अब पूंजीगत आय में उस इनकम को जोड़ा जाता है जिसको लौटाने की सरकार की जिम्मेदारी है। क्या है इसमें? सरकार लौटाने के लिए, यानी सरकार लौटाने के लिए जिम्मेदार है, उसका उत्तरदायित्व है, ये जिम्मेदारी ली है कि हम लौटाएंगे। लेकिन यहाँ सरकार से मतलब ये मत सोचिए व्यक्ति से। मोदी जी उधार लिए हैं शिंजो अबे से। जैसे ही 2014 में मोदी जी जीते चुनाव, पहला काम किए कि 2015 में या 14 का लास्ट ही था या 15 का शुरू था, पहला काम का किए कि शिंजो अबे को भारत बुलाए। शिंजो अबे आए, बनारस बुलाए, बनारस आए। शिंजो अबे को पहले बनारस ले आने से पहले वहीं गुजरात में उनसे मेट्रो ट्रेन के लिए कर्जा उधार ले लिए। कितना? 50 साल के लिए। मेट्रो कह रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पैसा उधार ले लिए। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, शिंजो अबे सिग्नेचर कर दे दिए। कितने साल बाद लौटाएंगे? 50। न देने वाले रहेंगे, देने वाले तो गए शिंजो अबे, लेने वाले भी अब जाने ही वाले हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी रहेगी ना, आपकी रहेगी ना। वो किसको दिखा के उधार लिए होंगे? जो राजकोष है उसके भरोसे लिए होंगे। खजनवा दिखाएंगे, देखिए इतना खजाना है, उधार दे दीजिए, तो राजकोष के भरोसे लिए होंगे, है ना। राजकोष के भरोसे वो होता है। आइए देखिए बाद में। अरे रहे चाहे ना रहे, हम लेन देन होता रहता है, हमें जरूरत रहती है और भी चीजें, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, तो रहने के बाद भी और चाहिए होता है, तो उधार लेन देन करते रहते हैं लोग। कोई जरूरत है उधार का मतलब हम गरीब हैं, ऐसा नहीं है। निवेश करने के लिए चाहिए होता है। आप ही को मान लीजिए बड़ा सा इंडस्ट्री बनाना है, पैसा तो है लेकिन कम पड़ रहा है, तो बन जाएगा, बाद में हम चुका देंगे, इंडस्ट्री से इनकम हो जाएगी, फिर हम दे देंगे, चाहे जैसे भी देंगे। तो आइए देखिए, तो राजस्व आय, अरे राजस्व आय कर रहे हैं, हाँ वही हम पूरी कहानी सुन लीजिए। तो शिंजो अबे को बना, उसके बाद वहां से सिग्नेचर जब करवा लिए तो यहाँ ले आए बनारस। बनारस ले आकर के पहले, अच्छा वो बहुत बड़े बौद्धिस्ट हैं शिंजो अबे, तो उनको सारनाथ नहीं ले गए, चलिए वहां दिखा देते, उनको ले गए गंगा आरती दिखाने, वहां बैठा दिए, गंगा आरती वहां बैठा के 2 घंटे गंगा आरती दिखाए। शिंजो अबे एकदम थक गए, परेशान हो गए, मोदी जी से कहे ये बताइए जब आप लोगों को इतनी फुर्सत है, 2-2, 3-3 घंटा गंगा आरती देख सकते हैं, बुलेट ट्रेन का चला रहे हैं और उसमें बैठेंगे सब, तो एक समस्या ही हो आएगी का कि अभी यहाँ बैठे बनारस, इलाहाबाद तो पहला स्टॉपेज बनेगा, अभी 20 मिनट में इलाहाबाद, अरे एकादश बैठबो नहीं किए, किरायो नहीं वसूले, तब तक उतरो। इहो एक समस्या। खाना टिफिन पैक किए, अभी पता खानो नहीं खाए, इहो एक समस्या है कि अभी बैठे नहीं तब तक उतरो घबरा के, हालो चाल नहीं हुआ कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो कहे झूठे चलवा रहे हैं। देखिए सही में उनकी बात मान लिए मोदी जी, उधार ले लिए लेकिन चलाए नहीं, है ना। हम लोग बात नहीं सुनते हैं। हाँ 2015 का देखिएगा, पूरा विधिवत दिखाए गंगा। अब देखिए, तो पूंजीगत आय में वही उधार लिए लौटाने की जिम्मेदारी है ना, और चल जाए अलग बात है। अब देखिए अब देखिए, सार्वजनिक व्यय भी ऐसे ही बटा होता है, सार्वजनिक व्यय भी ऐसे ही बटा होता है। जो खर्च होता है 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत। ये कैपिटल इनकम है ना, पूंजीगत। तो राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय। ध्यान समझिएगा इसमें क्या अंतर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए जो राजस्व व्यय है इस पे सरकार खर्च करती है ना, तो ये समाज कल्याण के लिए करती है, लोगों की भलाई के लिए करती है,
और इसका करना इसका कर्तव्य होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे रक्षा पे व्यय करेगी, नहीं करेगी तो सामाजिक सुरक्षा या देश की सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन पे खर्च नहीं करेगी तो समाज की सुरक्षा कौन करेगा? समझ पा रहे हैं, है ना? तो इस सब पे खर्च ये करेगी, रक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय, स्कूल ये सब, वेतन पे खर्च, आपको जो पढ़ाई लिखाई जो भी नौकरी में रखे गए हैं इन सबको ये करना इसका कर्तव्य है। लेकिन अगर वह ऐसा खर्च करे जिसका परिणाम लंबी अवधि के लिए हो, जिसका रिजल्ट लंबी अवधि के लिए दिखे, मतलब इस चीज पे खर्च करे, यानी ऐसे समझिए, तब उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे। जैसे हम कोई भवन बनवा दें, है ना, अस्पताल बनवा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर जो खर्च कर रही है, खर्च इस साल करती है, लाभ अगले कई सालों तक मिलता है। ये जब खर्च की लाभ उसी साल खत्म, शिक्षा पे खर्च की इसी साल खत्म, चिकित्सा पे खर्च की इसी साल खत्म। लेकिन ये जो खर्च करेगी इसका लाभ, खर्च इस साल करेगी, हो सकता है आगे भी करती रहे, भाई एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, इस साल की अगले साल की, लेकिन इसका लाभ बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक इसका लाभ दिखेगा, लॉन्ग टर्म तक। अस्पताल बनवा दी तो अस्पताल की बिल्डिंग गिर तो जाएगी नहीं, रहेगी लंबे समय तक। ट्रामा सेंटर बना है, जो भी अस्पताल बना है, अच्छा पुल बनवा दिए, सड़क बनवा दिए, है ना, आपका जो कहीं हवाई अड्डा बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया ना, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, हाँ, या फिर कोई भी पोर्ट बन जाए, तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है, और उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। जिस साल खर्च हो रहा है उस साल तो बड़ी दिक्कत होती है, कूड़ा कबाड़ मचा रहता है, उसका लाभ आगे दिखता है। तो ऐसे खर्च को हम किसमें जोड़ेंगे? पूंजीगत व्यय। लेकिन यहीं पे हम पॉइंट क्लियर करेंगे आपको, अस्पताल बनवा दिए, ये पूंजीगत व्यय में आया, उसमें मशीनें लगवा दिए, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में लगवा दिए एक्सरे की मशीन, तो मशीन तो हमेशा लाभ देगी ना, मशीन पे जो खर्च आएगा पूंजीगत व्यय में आएगा। या एमआरआई ले आए, सीटी स्कैन ले आए मशीन, लेकिन जो उसमें जांच करने वाले या डॉक्टर नर्स जो रखेंगे उनको तो सैलरी हर साल देना, अरे हर महीने देना होगा, तो इस व्यय में आ जाएगा। किसमें? राजस्व व्यय। वेतन इसमें आता है, लेकिन ये लोग काम इसमें करेंगे। स्कूल बनेगा सरकारी, यूनिवर्सिटी बनेगी तो इसमें आएगा, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो वेतन मिलेगा, टीचर नियुक्त होगा, तो किसमें आएगा? राजस्व व्यय में उसका खर्च जाएगा, है ना। हम इसको अभी डिटेल में पढ़ाएंगे कल, और बेहतर एक एक पॉइंट करके समझाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। आज इतना ही पीछे का अपना रिकॉल करिएगा और आगे हम फिर ले चलेंगे, ठीक। यहाँ आज ही